Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the introductory part of the proteins, their nomenclature, and about their classification. So let's start today's lecture about the proteins. Means what are proteins? Proteins जो ये word है इसके अंदर आप देखें ये it is a Greek word that is the proteos, which means first. Means it is ए सब्सटेंस विच इज ऑफ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा रहती है। सो द वर्ड हियर इज द प्रोटीन्स। प्रोटियोस मींस फर्स्ट, मींस इट इज द फर्स्ट among the biomolecules। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स कौन होते हैं? द मोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी द प्लांट में भी द एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके अंदर जो भी आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, उन सभी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला बायोमोलिक्यूल है वो कौन है? वो आपके प्रोटीन्स है। बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द maintenance of the life. So it is the first among the biomolecule which is essential for the growth and the maintenance of the life. So the word here is that is the proteins. Proteins is a, ये कहां से आया? एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, वहां से। प्रोटियोस मींस फर्स्ट। ये जो प्रोटीन जो टर्म थी इसको किसने डिराइव किया है? उस साइंटिस्ट का क्या नाम है? एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। सो दैट साइंटिस्ट इज द बर्जीलियस इन 1938। और जो ये प्रोटीन है ये इट फॉर्म्स द 12% पार्ट ऑफ द सेल कंटेंट। जो टोटल देखो, परसेंट मींस 100 में से जो 12% जो हिस्सा है, जो पार्ट है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो किसका होता है? वो प्रोटीन्स का होता है इन द सेल कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता, आखिर प्रोटीन्स है क्या? जब आप प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रोटीन्स क्या है? दे आर दी नाइट्रोजिनस organic substance, means they are the polypeptide chain and having the molar mass greater than 10,000 and they are necessary for the growth and the maintenance of the life। और जो कि हमारी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, लाइफ हमारी ग्रोथ के लिए, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये बनते कैसे? एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ different amino acid molecules via peptide bond। via peptide bond are called as the proteins। तो ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। देखो हमने ये स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा की, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एमिनो एसिड। हम पहले ही आपको एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसमें आपको बताया था कि एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है। देयर इज ए कार्बन एटम, उसके अंदर फिर दो, देखो ये सेंट्रल कार्बन एटम हो गया, इसके पास दो टर्मिनल होंगे। देखो इसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया। वन इज द सी टर्मिनल, जिधर आपको ये COOH ग्रुप दिखाई देगा। अदर वन इज द एन टर्मिनल, जिधर आपको ये NH2 ग्रुप देखो ये दिखाई देता है। दैट इज द एन टर्मिनल। सी टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड एंड द एन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये एमिनो एसिड मॉलिक्यूल। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एमिनो एसिड मॉलिक्यूल हमने लिखा, इसके बाद देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमने लिखा। अब इनके बीच चलेगी कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन मींस देखो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है जो मैंने कलर फॉर्म में भी लिख दी ब्लू कलर से। देखो ये OH और सेकंड मोल का बोलो क्या? H, NH2 का H और COH का OH। इनके बीच में रिएक्शन चली और क्या लॉस होगा? यहाँ से वाटर। और ये देखो ओवरऑल अगर मैकेनिस्टिक फॉर्म में देखें तो क्या हुआ? देखो होगा ऐसे कि NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो नाइट्रोजन अपने पास लेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देखा, देखो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। देखो अटैक किया। अटैक मींस बॉन्ड फॉर्मेशन, CO बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। तो एक साइड से देखो OH लॉस हुआ और दूसरी साइड से बोलो यहाँ से कौन हुआ लॉस हुआ? यहाँ से H पॉजिटिव और उधर से OH नेगेटिव, मींस ओवरऑल वाटर लॉस हुआ यहाँ से। ऐसे ही जो नेक्स्ट मोल है उसमें भी अगर आप देखेंगे NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास ले लेगा? नाइट्रोजन। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है सेकंड मोल का, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगा उस जो सेंट्रल कार्बन एटम है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन को, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके 5 बॉन्ड हो गए। टू मेंटेन द नॉर्मल वैलेंसी 4, जो कार्बन CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देखो अपने पास ले गया। तो मींस ओवरऑल फिर से क्या लॉस हुआ? एक साइड से H पॉजिटिव, NH2 ग्रुप के अंदर से H पॉजिटिव और COH के अंदर से OH नेगेटिव एंड सो ऑन। तो इसी टाइप से जैसे लास्ट में यहाँ से OH निकल जाएगा, उधर उस दूसरा जो एंड है वहां से आपका H निकल जाएगा एंड सो ऑन। ये लंबी चेन देखो बन जाएगी। देखो N मोल्स ऑफ वाटर लॉस होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे तो साइड प्रोडक्ट कौन निकलेगा? यहाँ से वाटर।
इसलिए हमने एरो के ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, NH, माइनस में NH2, माइनस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ। कितने लॉस हुआ, NH2 क्यों लिखा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो कंडेंसेशन, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमिनो एसिड हैं जिनके बीच में कंडेंसेशन होगी। और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, हम आपको बता दें। उसके बाद देखो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, देखो ये नया बॉन्ड बन गया। ये जो नया बॉन्ड यहाँ पे बना है CONH, दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को आप क्या कहेंगे, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा, देखो दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही नेक्स्ट देखो ये नेक्स्ट बन गया, देखो CONH, देखो अगला मोल के साथ जब कंडेंसेशन, दैट इज आल्सो द पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे, दैट इज आल्सो द पेप्टाइड बॉन्ड। उधर भी दूसरे एंड के ऊपर, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो मीन्स एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था ना, देखो ये रहा थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को कैसे लिखा, देखो CONH, देखो इस टाइप से CONH। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल आप बड़े ध्यान से देखें, जो ये पूरी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी। अभी तक तो हमने 3 मोल्स ही लिए हैं। अगर आप 3 मोल्स एमिनो एसिड के लेते हैं तो आप इसे कहते हैं कि आपके पेप्टाइड बॉन्ड जो बने इनके बीच में, देखो अगर 2 मोल ही जुड़े आपस में, डाइपेप्टाइड। अगर 3 एमिनो एसिड के मोल जुड़ जाए तो ट्राइपेप्टाइड, मैनी जुड़ जाए पॉलीपेप्टाइड, और भी ज्यादा हो जाए तो आप उसे प्रोटीन्स कह देते हैं। मीन्स ओवरऑल आपने क्या देखा, जो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बन गई है, देखो जो ये आपके, जिसे आप ये प्रोटीन कहेंगे अगर ये लंबी चेन आ जाए, क्योंकि ऊपर हमने लिखा ना मोलर मास शुड बी ग्रेटर देन 10,000, मीन्स काफी सारे मोल्स आपके जुड़ते चले जाएं, तो फिर जो ये स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज द प्रोटीन। देखो ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनेगी, इसके अंदर आप बड़े ध्यान से देखें, हर जगह क्या है, CONH, नाइट्रोजन भी है इसमें, आपको दिख रहा है नाइट्रोजन है। तो मीन्स नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ये छोटे मोलिक्यूल नहीं, स्मॉल नहीं है, लार्ज मोलिक्यूल है। तो इसलिए हमने डेफिनेशन में देखे, हमने देखो क्या लिखा था, द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मींस लार्ज मोलिक्यूल है। सेकंड बोलो वर्ड हमने क्या यूज किया, नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस क्यों, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है। देखो CONH जो एमीन से आया था, तो दे आर दी नाइट्रोजिनस कंपाउंड। और क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है वो तो परसेंटेज जो होती है वो कार्बन तो इसमें है ही, तो ये ऑर्गेनिक मोलिक्यूल तो है ही। देखो जो हमने आगे ये ऑर्गेनिक लिखा, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। पॉलीपेप्टाइड क्यों, क्योंकि मैनी पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे इसमें, एक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। मैनी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मोलर मास ग्रेटर देन 10,000 होगा। और ये जरूरत किससे ज्यादा जरूरत होगी इसकी, दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। और बने कैसे, दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस which takes place among these different amino acid molecule। और कंडेंसेशन के बाद जो बॉन्ड बना, जो CONH बॉन्ड है, उसे आप कहते क्या है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये स्मॉल स्मॉल पार्ट भी आपसे अलग अलग ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन बन गई प्रोटीन्स की। तो व्हाट आर द प्रोटीन्स, द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर formed by the condensation among the amino acid molecules via the peptide bond formation and have the molar mass greater than 10,000 and necessary for the growth and the maintenance of the life are called as the proteins। अपने प्रोटीन्स कहते हैं। और ये कहां से आया था ये वर्ड, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब था फर्स्ट। फर्स्ट मींस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मोलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर, इनकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। ये वर्ड आया कहां से, द टर्म इज कॉइंड बाय द साइंटिस्ट दैट इज बर्जिलियस इन 1938। एंड और ये कितनी परसेंटेज बनाते हैं सेल कंटेंट का, सेल कंटेंट का जो 12% पार्ट है वो कोई और नहीं, वो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो इसके रिवर्स कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो रिवर्स क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो जो मैंने अभी ये यहाँ पे लिखा था, देखो इसको मैं इरेज कर दूं। आप देखो रिवर्स क्वेश्चन ये है, जो देखो जो मैंने अभी आपके लिए नीचे लिख दिया है। देखो रिवर्स क्या है कि ऑल प्रोटीन्स, जितने भी ये प्रोटीन्स बने, देखो ये लास्ट में जो आपके सब्सटेंस यहाँ पे बन गए, बोलो ये कौन है, दे आर दी प्रोटीन्स। देखो ये प्रोटीन्स है, क्योंकि अगर इनका मोलर मास ग्रेटर देन 1,000 हो गया तो बोलो ये कौन होंगे, दे आर दी प्रोटीन्स। देखो ये प्रोटीन्स हो जाएंगे, बोलो कौन हो जाएंगे, दे आर दी प्रोटीन्स। तो ये जो प्रोटीन बने, अगर हम रिवर्स करें इस प्रोसेस को, देखो रिवर्स मींस अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, देखो इनकी हाइड्रोलाइसिस कर दें अगर हम, तो बोलो हमें क्या मिलेगा। देखो दिख रहा है ये अमीनो एसिड से मिले, तो जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अमीनो एसिड ही तो मिलेंगे। जैसे घर है आपके पास, अगर आप उसको बड़ी प्रिकॉशन के साथ ब्रेक करते हैं तो वो ईंटों से मिलके बना, ब्रिक्स से मिलके बना है, तो ऐसी ब्रिक्स मिलेंगी। सिमिलरली जब प्रोटीन्स को आप ब्रेक डाउन करेंगे, इसका मीन्स इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये स्मॉल यूनिट कौन मिलेंगी, जो रिपीटेड यूनिट है वो कौन है, वो एमिनो एसिड है। मीन्स ऑल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स द अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नेचुरली अकरिंग
अक्रिंग जो आपके एमिनो एसिड हैं वही हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। वो कौन है? वो 20 होते हैं। और जो 20 आपके नेचुरली अक्रिंग एमिनो एसिड हैं वो सारे के सारे कौन है? दे आर दी अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा क्यों? आप ऊपर ध्यान से देखें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है इसके नेक्स्ट जो कार्बन है उसे आप क्या कहते हैं? दैट इज अल्फा। उस अल्फा पे क्या लगा हुआ है? NH2 मींस एमिनो ग्रुप, सो कॉल्ड एज द अल्फा एमिनो एसिड। तो मीन्स आपके प्रोटीन्स की जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें आखिर में क्या मिलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड ही हमें ऑब्टेन होंगे। तो रिवर्स करके ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर उस वक्त आप पहले प्रोटीन की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, फिर आप एरो लगाएंगे, उस पर हाइड्रोलिसिस लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, और फाइनल प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे? ये डिफरेंट आप ऐसे एमिनो एसिड बनते हुए दिखा देंगे। तो ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन भी आए तो आप ध्यान रखें, आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। अब हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और बता दें। देखो ये जो डिफरेंट आपके यहाँ पे जो आपके कंपाउंड हमने प्रिपेयर किए, मान लीजिए, देखो ध्यान दें आप दोबारा से, कि मान लो हमने आपको जो डिफरेंट जो एमिनो एसिड हैं जो कंबाइन किए हैं, जो कंडेंस हुए हैं, मान लीजिए हम उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो कैसे, मान लीजिए फर्स्ट जो एमिनो एसिड है, देखो इसकी R की वैल्यू मान लो हम H पुट कर दें, ध्यान देना। तो बोलो व्हाट देयर नेम, इसका नाम क्या होगा? दैट इज अ ग्लाइसिन। देखो ग्लाइसिन कहेंगे आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम इस R की वैल्यू CH3 पुट कर दें, बोलो क्या पुट कर दें? इसकी CH3। हमने आपको देखो ध्यान हो, आपको सिखाया था ना कि किसकी वैल्यू पुट करें तो किसे क्या कहते हैं। तो R की ही तो है 20 टाइप की वैल्यू। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे CH3, तो बोलो इसका नाम क्या होगा? दैट इज द एलेनाइन। बोलो आप उसे क्या कहेंगे? एलेनाइन। तो ये एलेनाइन हो गया। मान लीजिए नेक्स्ट वन एलेनाइन। मान लीजिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अगर ये जो CH3 है, इस CH3 का मान लीजिए एक H हटा दे, हम क्या हटा दे? इसका एक H। और H हटा के वहां पे हम क्या लगा दे? बोलो हम लगा दे वहां पे कोई ना कोई फिनाइल ग्रुप भी साथ के साथ। देखो यहाँ पे ये मैंने हटाया, ये CH3 का एक H हटा दिया, देखो ये CH2, और यहाँ पे मैंने फिनाइल लगा दिया। बोलो इसका नाम क्या होगा? फिनाइल ग्रुप ही लगा। फिनाइल का मतलब बेंजीनिंग, सो कॉल्ड फिनाइल एलेलाइन। फिनाइल एलेलाइन। तो ये फिनाइल एलेलाइन आपने ले लिया। अब पॉइंट आ जाता है नेमिंग का। देखो आपने ध्यान दिया था ना जब हम इनकी नेमिंग कर रहे थे, तो इनके लिए 1 लेटर कोड भी था, इनके लिए इनकी एब्रीवेशन भी थी। तो एब्रीवेशन क्या थी? बोलो ग्लाइसिन की GLY आप लिखते थे, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसकी एब्रीवेशन फॉर्म क्या थी? GLY। एलेलाइन की क्या थी? ALA। फिनाइल एलेलाइन की बोलो क्या बनेगी? इसी टाइप से इसके फर्स्ट अगर जो हम लेटर ले लें इसके, तो इसी टाइप से हम इनको बोल देंगे। देखो फिनाइल का देखो P ले लिया आगे, AL, फिनाइल एलेलाइन। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके प्रोटीन बनी थी अब उनकी नेमिंग कैसे करें? देखो तीनों वर्ड आप ले लेंगे। जैसे पहले ग्लाइसिन था ना, तो इस जो अभी तक की चेन बनी, मान लीजिए ट्राईपेप्टाइड है, तो GLY फिर डैश फिर ALA फिर डैश एंड सो ऑन। PAL लिखा हमने, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है आपका यहाँ पे फिनाइल जो हमने लिखा था, तो ये तो बोलो क्या था आपका? दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर दिया जाता है, या मोर करेक्ट आप लिखना चाहे इसको, देखो ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपके लिए आसानी रहे, अदरवाइज इसके लिए भी वही वर्ड यूज कर देते। देखो PHE, देखो 3 वर्ड्स, तो ऐसे ही हम नीचे भी लिख देते हैं PHE, जो इसके लिए करेक्ट ही रहेगा, यही यूज कर लेते हैं हम, जो हमारा ट्रेंड भी है, PHE फिनाइल एलेलाइन। तो मींस दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्रोटीन्स। कोई प्रोटीन है जब वो आपकी बनेगी, ऐसे ही प्रोटीन तो काफी लंबी चेन बनेगी ना, हमने सिर्फ लिख के दिखाया अबाउट द ट्राईपेप्टाइड। अगर मान लीजिए ट्राईपेप्टाइड है तो उसकी नेमिंग कैसे करें? तो जो एब्रीवेटेड फॉर्म थी आपके एमिनो एसिड की, तो जो भी एमिनो एसिड आपके कंबाइन करेंगे उन्हीं को आप लिखते चले जाएं, जैसे ग्लाइसिन GLY, उसके बाद डैश, फिर एलेलाइन था उसके बाद ALA, फिर डैश, फिनाइल एलेलाइन है तो PHE लिख दिया हमने। तो इस टाइप से ये ट्राई पेप्टाइड का नोमेनक्लेचर हो जाता है, ये इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म हो जाती है। सो दैट इज अबाउट देयर नोमेनक्लेचर कि इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये सिर्फ एमिनो एसिड के ऊपर ही बेस है कि एमिनो एसिड का नोमेनक्लेचर हमने सीख लिया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रोटीन्स को ऐसे डेजिग्नेट कर देंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी क्लासिफिकेशन वाले पार्ट के ऊपर। तो जो आपकी प्रोटीन्स हैं, जब हम उनको क्लासिफाई करें तो उनको क्लासिफाई करने के डिफरेंट वेज हैं। शेप के बेसिस के ऊपर अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो प्रोटीन्स आपकी 2 टाइप की हो सकती है, दे में द फाइब्रस प्रोटीन और दे में द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जैसे कि नाम से पता चलता है कि फाइब्रस का मतलब क्या है, मींस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिनकी कैसी स्ट्रक्चर होगी? बोलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी। ग्लोबुलर का मतलब स्फेरिकल, जो शेप में दिखे वो आपके ग्लोबुलर बन जाएंगे। तो आपके फाइब्रस प्रोटीन कौन होंगी? द थ्रेड लाइक मोलिक्यूल्स,
जो आपके कैसी प्रोटीन्स हो विच हैव द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो द लीनियर थ्रेड लाइक मोलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड एट मेनी ऑफ द पॉइंट आर कॉल्ड एज द फाइब्रस प्रोटीन। क्यों हमने क्यों कहा ऐसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड एट सम ऑफ द पॉइंट? देखो आपने अभी अभी तो स्ट्रक्चर देखी थी आपकी, जो ट्राई पेप्टाइड जैसे हमने बना के दिखाया, उसमें आपको दिख रहा था हर जगह। बोलो क्या दिख रहा था? देखो थोड़ा दोबारा से मैं बैक लेके चलता हूं आपको, ध्यान दें आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके ये देखो ये प्रोटीन्स, ये ट्राई पेप्टाइड ही है, लेकिन और लंबी चेन अगर ऐसे बनती चलाई जाए तो ये स्ट्रक्चर बोलो किस चीज की होगी? प्रोटीन्स की होगी। तो आप एक चीज ध्यान दें, इसके अंदर इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? देखो आपको इसमें दिख रहा है कि NH बॉन्ड भी आपको देखो देखो ये दिखाई दिया NH बॉन्ड। तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, और H के ऊपर क्या होगा? बोलो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। मींस NH के अंदर H आ गया। अब क्या होगा? देखो दूसरी साइड पे चलते हैं, कार्बोनिल जो ग्रुप है यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, लेकिन इसमें H नहीं, तो ये डाइपोल बना। डाइपोल वहां पे भी बना जो NH बॉन्ड है, तो NH वाला जो पार्ट है वहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। यहाँ पे कार्बोनिल वाला जो पार्ट है यहाँ से बोलो क्या बन सकता है? यहाँ पे आपके डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन सकता है। और ये जो देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है देखो CHR, इसमें तो कोई भी देखो R का मतलब कोई आपका ग्रुप है जिसके अंदर हो सकता है पोलर हो ना हो। मान लीजिए हम इसको ऐसा मान ले कि H है, या हम इसको मान ले ये CH3 है जैसे एलाइन के अंदर था, तो उसके बेसिस के ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड बन सकता है, दैट इज द वीक वंडरवाल बॉन्ड। तो यहाँ से वीक वंडरवाल बॉन्ड बन सकते हैं। प्लस अगर जो R की वैल्यू आपने पुट की है, R की जो वैल्यू पुट की, उसमें आपने देखा था ना देयर आर द टू एमिनो एसिड विच हैव द सल्फर, जिनके अंदर सल्फर भी होता है, जिसे आप सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड भी कहते हैं। मान लीजिए ऐसी एमिनो एसिड हमने ले ली जैसे सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन और मिथियोनिन, उनके अंदर सल्फर भी होता है, दे आर दी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड भी बन सकता है। तो मीन्स देखो ये जो एक चेन है, ये प्रोटीन, ये जो एक लंबी चेन बनी है एमिनो एसिडों के कंडेंसेशन से, देखो ये जो लॉन्ग चेन बन गई, एक चेन के नीचे दूसरी चेन है, दूसरी चेन के नीचे तीसरी चेन, एंड सो डिफरेंट चेन होंगी। उनके बीच में आपस में कौन से बॉन्ड बनेंगे वो डिपेंड करेंगे इसके स्केलेटन के ऊपर, इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है वही हम आपको बता रहे थे कि जो लंबी चेन है प्रोटीन की, प्रोटीन जो बन गए एमिनो एसिड के कंडेंसेशन से जो लॉन्ग चेन बनी, इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे थे जैसे NH जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, कार्बोनिल ग्रुप जहां से डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन सकता है, ये CHR डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ R यहां से वीक वंडरवाल बॉन्ड भी बन सकता है डिफरेंट चेन के बीच में। और साथ के साथ डिफरेंट चेन के बीच में अगर R के अंदर सल्फर आ गया जैसे सिस्टीन मिथियोनिन में, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो ये हम आपको बता रहे थे कि देखो दोबारा से हम पहुंचते अपने पार्ट के ऊपर, जो हमने डेफिनेशन में अभी लिखा था फाइब्रस प्रोटीन में, क्या लिखा था? द लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, the linear thread-like molecules which are held together by the hydrogen bond at some of the point are called as the fibrous protein। तो आप समझ गए होंगे। तो जो डिफरेंट चेन होंगी which lies one above the other, एक दूसरे के जो ऊपर होंगी, उनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाता है, कुछ पॉइंट के ऊपर कहां से बनेगा? जहां पे आपको NH दिख रहा है, एक साइड में NH आ गया, नीचे मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप भी आ गया तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के नीचे कार्बोनिल ग्रुप आ गया, दो चेन आपस में जब पास आउट करेंगी तो उसके दौरान उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? दैट इज अ डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपके सामने ये लिख के दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, देखो यहाँ पे ये NH, ध्यान देना, ये मैंने लिख दिया देखो NH, ध्यान देंगे आप, NH बॉन्ड। देखो ये कोई चेन है ऐसे, नीचे मैंने लिख दिया देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, देखो ये कोई चेन है, देखो मैंने ऐसे चेन, ये पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हम, ये लंबी चेन है प्रोटीन के अंदर जो थी। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, H के ऊपर बोलो क्या? स्लाइट पॉजिटिव। कार्बोनिल ग्रुप है बोलो ये स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव है। तो इस ऑक्सीजन डाइपोल वाले बॉन्ड को किधर दिखाएं? देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो आपने ये शो कर दिया देखो ऐसे, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव, तो बोलो इनके बीच में क्या बन गया? दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही मान लीजिए कोई पार्ट है ऐसे, देखो ये चेन मान लीजिए चली जा रही है, इसके अंदर आपने देखा यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप आ गया, मान लीजिए कहीं दूसरे पोर्शन के ऊपर हो सकता है ऊपर नीचे से कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, ऐसे ये चेन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव, ये स्लाइट पॉजिटिव, यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव। देखो ये डाइपोल बन गए ना, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहलाएगी। इनके बीच में देखो ये जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड एज द डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। तो ये यहाँ पे डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन गया। सिमिलरली मान लीजिए चेन ऐसे ही, देखो मान लीजिए मैं आपको आगे समझाने के लिए दिखाता हूं, और मान लीजिए यहाँ पे देखो ये CH और यहाँ पे कोई R है, ऐसे ही देखो ये CH और मान लीजिए यहाँ पे कोई देखो इस टाइप से R है। अब R मान लीजिए कोई मिथाइल ग्रुप है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा विच कैन बी फॉर्म्ड इन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स, तो ये बॉन्ड कैसा होगा बीच के लिए? दैट इज द वीक वंडरवाल बॉन्ड। तो ये वंडरवाल बॉन्ड होगा यहाँ पे। तो मैं जो डिफरेंट चेन है विच लाइज वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर नीचे
आपकी रहती हैं, इनके बीच में जो लिंकेज है वो कैसी हो सकती है, वो आपकी डिफरेंट टाइप की लिंकेज हो सकती है। वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, वो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड भी हो सकता है, वो आपका वीक वंडरवाल बॉन्ड भी हो सकता है। मीन्स कुछ पॉइंट के ऊपर, यही तो मैंने लिखा था, द लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट के ऊपर। हर जगह तो ऐसा नहीं होता कि हर जगह ही हाइड्रोजन बॉन्ड ही होंगे और कोई दूसरी लिंकेज हो ही नहीं सकती, तो आपके फाइबर स्ट्रक्चर बन जाती है। दीज लीनियर थ्रेड लाइक मोलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर मेनली बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड along with some other bond, that is the dipole dipole bond, weak van bond, और आपके डाई सल्फाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं अगर आपके एमिनो एसिड मोलिक्यूल बीच में कौन आ जाए, सिस्टीन या मिथियोनिन आ जाए। क्लियर हो गया आपका? तो ये हमने बताया फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। तो इस टाइप से आप एग्जाम में भी इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रा करें जब भी आपको ये एक्सप्लेन करना हो कि कहाँ और किस तरह से आपकी डिफरेंट लिंकेज बन जाती हैं। तो आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बेटर होनी जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे एग्जाम में। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ग्लोबुलर प्रोटीन कैसी होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे मैंने बताया स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल कैसे बने? मींस द प्रोटीन इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड in a compact units having the spherical shape are called as the globular proteins। आप उन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन्स कह देंगे। अब देखो होगा क्या, मान लीजिए देखो ये जो स्ट्रेट चेन थी, अब देखो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं, ध्यान देना। देखो ये मैंने इस फॉर्म में देखो शो कर दी, देखो इस फॉर्म में शो कर दी, देखो इस फॉर्म में शो कर दी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो देखो ये जो लाइन मैंने शो की है ना, देखो देखो ये स्ट्रेट लाइन ही थी। इस स्ट्रेट लाइन को जैसे पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की फॉर्म में हमने दिखा दिया, कॉइलिंग हो गई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कहीं पे क्या होगा, देखो कार्बोनिल ग्रुप होगा, कहीं दूसरी जगह बोलो क्या होगा, कहीं पे NH भी होगा, कहीं पर क्या होगा, देखो CH और R भी होगा, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसे ही हम देखो क्या शो करते हैं, मान लीजिए जब ये कॉइलिंग हुई तो कॉइलिंग के दौरान क्या होगा, देखो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे भी हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे, तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। या ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह के ऊपर देखो कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, दूसरी जगह पे देखो NH आ जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हो सकता है एक जगह R आ जाए, दूसरी जगह भी R आ गया, तो आपके वीक van der Waals बॉन्ड। तो इस टाइप से क्वाइलिंग भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये क्वाइलिंग ऐसी भी तो हो सकती है कि क्वाइलिंग के ऊपर क्वाइलिंग हो जाए, देखो इस टाइप से क्वाइलिंग क्वाइलिंग क्वाइलिंग, देखो इस टाइप से क्वाइलिंग, और इस टाइप से स्फेरिकल शेप बन जाएगी। बोलो क्या बन जाएगी इस टाइप से, दैट इज द, देखो ये स्फेरिकल शेप। और जो ये क्वाइलिंग जो हुई है, ये क्वाइलिंग के ऊपर क्वाइलिंग क्यों हुई, देखो वन क्वाइलिंग के देखो इस पार्ट के ऊपर मान लीजिए कहीं पे ऐसे डाइपोल बॉन्ड था, कार्बोनिल ग्रुप था, मान लीजिए यहाँ पे भी कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो इनके बीच में बोलो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर देखो स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। मींस कई बार क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर उठता है कि जो क्वाइलिंग तो हो गई, लेकिन ये स्टेबलाइज क्यों होती, रुकती क्यों है? इसी टाइप से बॉन्डिंग यही होंगी जो हमने आपको बताई कि एट सम पॉइंट देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, at some other point there may be the dipole dipole bond in between the CO and CO, carbonyl carbonyl के बीच। at some other point there may be the weak van der Waals bond, at some other point there may be the disulfide bond। अगर बीच में कोई मोल ऐसे आ जाए जैसे सिस्टीन मिथियोनिन, तो आपकी डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि आपकी जो स्ट्रक्चर है, कुछ प्रोटीन की फाइब्रस भी हो जाती है, कुछ की आपकी ग्लोबुलर भी होती है। तो अगर आपके जो एमिनो एसिड मोलिक्यूल्स हैं, दे कंडेंस विद ईच अदर in such a way that they give the linear chain structure, and there are the different linkages between these different layer which lie side by side, that is the fibrous protein। अगर आपकी जो लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, इफ दैट coiled, that folded over each other to form a compact structure in the form of the and give the spherical shape, then these called as the globular proteins। तो आप उन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन्स कह देते हैं। यहाँ पे जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई, देखो ये तो अल्फा हेलिक्स बन गई। अगर देखो ये क्वाइलिंग स्टेट चेन में की फॉर्म है, दैट इज अल्फा हेलिक्स। अगर ये क्वाइलिंग के ऊपर क्वाइलिंग, क्वाइलिंग के ऊपर क्वाइलिंग हो जाए, सो दैट इज द, बोलो आपकी बीटा। देखो ये आपकी कैसी बन जाती, बोले दैट इज द क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन गई। अब हमने ये आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर हमने शो की, जो आगे हम आपको पढ़ाए भी गए। मींस क्वाइलिंग के ऊपर क्वाइलिंग हो गई, मींस यही अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर बनी थी यहाँ पे, ये खुद के ऊपर भी क्वाइल होना स्टार्ट हो गई, तो तब जाके ग्लोबुलर आपकी प्रोटीन्स जनरेट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी और प्रॉपर्टीज के बारे में। ये तो हमने देख ही लिया कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, दे आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, while द ग्लोबुलर प्रोटीन कैसी होती है, दे आर स्फेरिकल इन शेप। ये शेप में बोलो कैसी होती है, दे आर स्फेरिकल इन शेप। तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा हो गया था, सो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर एंड दे आर सोल्युबल इन कंसंट्रेटेड एसिड एंड द एल्कलीज। तो ये वाटर में कम सोल्युबल होंगे, इनसोल्युबल होंगे फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, इनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होता है, फोल्डिंग की वजह से, स्फेरिकल शेप की वजह से।
फर्दर जब ये फोल्डिंग होती है तो उसके दौरान ये पाया गया कि ड्यूरिंग द फोल्डिंग जो आपके दो पार्ट होते हैं ना इसके अंदर, एक तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मींस वाटर रिपेलिंग पार्ट, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस रिपेलिंग, मींस वाटर रिपेलिंग पार्ट, ये तो इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। देखो जब ये हमने, देखो मान लीजिए मैं देखो ये सर्कल की फॉर्म में ड्रा कर दिया, तो इसमें जो आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट होंगे ना, दे कम टुवर्ड्स द इनर साइड, देखो ये इनर साइड में, देखो इधर आ जाएंगे, और आउटर साइड में बोलो कौन आएंगे, यहाँ पे आपके आउटर साइड में आपके आ जाएंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट, कौन से आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट। ड्यू टू दैट दे आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये क्या होंगे बोलो, सोल्यूबल वाटर के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, फाइब्रस प्रोटीन सोल्यूबल नहीं थे। सो दीज ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, इनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आपका कम हो जाता है। देखो एक, अब ध्यान दो, देखो ये एक स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर, इनके बीच में आप ये बताओ एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना, बहुत ही कम है ना, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इनके बीच में बहुत ही कम होता है, तो इन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम है, तो दे आर इजिली सोल्युबल इन वाटर, तो ये वाटर इजिली इनके बीच में एंटर कर जाएगा, वाटर इजिली सोल्युबल हो जाएगा। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट जो टास्क है यहाँ पे वो क्या है, जो सेकंड पॉइंट था कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ होते हैं, देखो इधर बाहर की तरफ, देखो यहाँ पे, तो इसीलिए बीच में अगर वाटर आता है तो बाहर की तरफ, क्योंकि पोलर पार्ट है तो इसलिए वाटर के साथ बोलो क्या बना लेंगे, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर लेंगे, क्योंकि आउटर जो पार्ट है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक, इनर पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक, ये नेचुरली होता है, ये अपने आप ही हो जाता है बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर जब ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनती है, हम तो वहां पे कुछ नहीं कर रहे होते, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, अपने आप ही ये प्रोसेस होनी होती है, लेकिन ये पाया गया कि ऐसा इनके अंदर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ले लें कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, जैसे कि मैंने बताया दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनके बीच में देखो एरिया ऑफ जो कांटेक्ट होगा, देखो लीनियर, क्योंकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एरिया ऑफ कांटेक्ट बोलो क्या होगा, इनमें देखो ज्यादा होगा, ज्यादा की वजह से अगर आप जो बीच में देखो ये लिंकेज बन गई, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हो, चाहे ये आपका यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हो, चाहे ये आपके डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बना हो, इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, सो दे आर स्टेबल टुवर्ड्स द मॉडरेट चेंज इन द टेम्परेचर और द प्रेशर। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अब इनके हम एग्जांपल देखेंगे, जो फाइब्रस प्रोटीन है वो कहाँ पे मिलती है, देखो ध्यान रखें, वैसे देखो दिख भी जगह, हेयर्स, हेयर्स हमारे कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, सो दे आर प्रेजेंट इन द हेयर्स, दे आर प्रेजेंट इन द नेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्किन, दे आर प्रेजेंट इन द वुल। तो ये कौन सी प्रोटीन होती है उसके अंदर, कैरेटिन, बोलो कौन सी प्रोटीन होती है इसके अंदर, कैरेटिन इज द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द स्किन, हेयर, नेल्स एंड द वुल्स। फर्दर कोलेजन, ये किसमें होता है, टेंडन्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मायोसिन, ये कहां पे मिलता है, आपके मसल्स के अंदर प्रोटीन होती है। कोलेजन इज ए प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द टेंडन्स, मायोसिन इज ए प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द मसल्स, जो आपकी मसल्स के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखो फाइब्रियोन, दैट इज प्रेजेंट इन द सिल्क। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन के, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड, कहां से सिक्रेट होता है बोलो, पेनक्रियास से, जो क्या मेंटेन करता है, विच मेंटेन द शुगर लेवल इन द ब्लड, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करे, वो कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, मींस इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज भी होती है, तो दैट इज द पेप्टाइड हार्मोन। ऐसे ही आपके और भी हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, वो भी आपका एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन का एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो हैं दे आर दी प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होती है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी फॉरेन सब्सटेंस। देखो बाहर से कोई भी जो हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, दैट कॉल्ड एज द एंटीजन। उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारी ब्लड के अंदर, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो बॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, दीज कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटी का मतलब अगेंस्ट, जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करेंगी, जो एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेंगी, उनको फाइट करके उनको मार गिराएंगी, दीज कॉल्ड एंटीबॉडीज। उन्हें क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। एंड दीज आर दी प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स ही होती हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि जो हमने ऐसे रेस्पिरेशन प्रोसेस की, रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन अब हमारे लंग्स के थ्रू जाती है, तो वहां पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ पे होता है, देखो लंग्स के अंदर आपकी ऑक्सीजन पहुंच गई, वहां पे ब्लड वेसल्स हैं, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो लंग्स के अंदर ज्यादा, ब्लड वेसल्स के अंदर कम, तो ड्यू टू दैट डिफरेंस इन प्रेशर द ऑक्सीजन गेट एंटर्ड इनटू द ब्लड, और ऑक्सीजन जो CO2 है वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा है, तो वो बाहर आ जाती है। तो ड्यू टू दैट डिफरेंस इन प्रेशर देयर अकर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स।
लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होता है, और वहां पे ऑक्सीजन को जो पिकअप कर ले ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट है, जिसकी जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन को पिक करने के लिए, वो कौन होता है? हीमोग्लोबिन। बोलो कौन होता है? हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया? तो हीमोग्लोबिन आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। और उसी की ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? मींस हमारी पूरी बॉडी के अंदर देखो ब्लड तो कंटिन्यूअस, देखो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना वो आपके 7 लीटर से भी ज्यादा होता है, 7.5 लीटर होता है, लगभग 7.5 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना हमारी बॉडी में ब्लड कितना है, हम ये कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। तो जो ये वर्ड यूज करते हैं ना 5 लीटर ब्लड होता है, व्हाट इट मीन्स, देखो ब्लड तो ज्यादा होता है, वो तो लगभग 7.5 लीटर होता है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 5 लीटर ब्लड होता है? वो इसलिए द ब्लड विच इज इन कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन, वो ब्लड जो लगातार अंडर मूवमेंट रहता है, लगातार मूवमेंट में रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, वो जो मूवमेंट वाला ब्लड है ना, दैट इज बोलो कितना? 5.5 लीटर वो ब्लड होता है। तो इसलिए ये टर्म हम यूज करते हैं, और एग्जाम में छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं तो हम वही यानी वैल्यू वहां पे नोट डाउन करवा लेते हैं, जो सर्कुलेशन के अंदर ब्लड है उसी की वैल्यू हम लिखते हैं हमेशा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो कई बार इसकी वजह से भी एनामली आ जाता है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर अब हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंजाइम्स। व्हाट आर इंजाइम? इंजाइम दे आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, कभी आप पढ़ते हैं तो इंजाइम के बारे में क्या लिखते हैं? इंजाइम आर द प्रोटीनेसियस इन नेचर व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द इंजाइम। तो ये प्रोटीनेसियस इन नेचर होते हैं, जैसे थायरोग्लोबिन जो थायराइड ग्लैंड के अंदर से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एल्बुमिन। इट इज ए प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द एग्स, जो एग्स के अंदर जो प्रोटीन होती है, जो एल्बुमिन होती है। ये एग्जांपल थे आपके ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, वेदर द शेप ऑफ द प्रोटीन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और इट इज दे आर स्फेरिकल इन शेप। तो उस बेसिस के ऊपर आपकी प्रोटीन ये दो टाइप की थी, फाइब्रस और ग्लोबुलर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोलाइसिस के बेसिस के ऊपर। जब प्रोटीन की जब हम हाइड्रोलाइसिस कर दे, जैसे हमने पहले बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको बताया था कि क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि आपकी प्रोटीन बनती कैसे है। जब हमने डेफिनेशन दिया था क्या कही थी कि दे आर नाइट्रोजिनियस इन नेचर, तो हमने पहले अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल्स करके जो लंबी स्ट्रक्चर बनाई थी वो क्या थी? प्रोटीन्स थी। अब जो प्रोटीन अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें, मैंने बताया था अगर हम उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दे तो बताया था, बोलो हमें क्या मिलती है? अमीनो एसिड। तो मींस वही है, सिंपल प्रोटीन कौन होती है? जब हम जिसकी हाइड्रोलाइसिस करें प्रोटीन की और हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड मिल जाए, तो दीज आर दी सिंपल प्रोटीन्स। तो व्हाट आर सिंपल प्रोटीन्स? The proteins which on hydrolysis, which on complete hydrolysis gives only the alpha amino acid, तो आप उन्हें सिंपल प्रोटीन्स कहेंगे। डेफिनेशन अभी हम लिखेंगे। सेकंड आता है कंजुगेटेड प्रोटीन। नाम से देखो जैसे पता चल कंजुगेट है, मिस प्रोटीन के साथ कुछ और भी चीज कंजुगेट हो चुकी है, जुड़ चुकी है। वो जो पार्ट जो जुड़ा है प्रोटीन पार्ट के साथ, दैट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, उसे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो कंजुगेटेड प्रोटीन होती है। नेक्स्ट होती है डिराइव्ड प्रोटीन्स। देखो ऐसा तो कभी नहीं होता कि आपने प्रोटीन्स ली उसकी हाइड्रोलाइसिस कर दी, क्या हाइड्रोलाइसिस करने से क्या सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड एकदम ब्रेक हो गए? नो, ऐसा नहीं होता। जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्लीवेज आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू होना शुरू होता है। जो लेंथ है, पूरी लंबी जो चेन थी आपकी पॉलीपेप्टाइड जो चेन थी, जिसके अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए थे, किसी एक जगह से क्लीवेज हुआ, कोई एक पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया, लेंथ थोड़ी डिक्रीज हो गई, फिर आपकी डिक्रीज हो गया एंड सो ऑन। तो मींस जब प्रोटीन की आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसके बाद आपके डिफरेंट साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उस लंबी चेन का साइज छोटा 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 एंड सो ऑन। तो बीच में जो ये डिफरेंट साइज के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमें ऑब्टेन होते हैं, दिस ऑल कॉल्ड एज द डिराइव्ड प्रोटीन्स। और लास्ट में फाइनली तो सबसे छोटा मोल होगा जिसे आप एमिनो एसिड ही कहेंगे। तो मींस आपके प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के बाद लास्ट में जो प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिले, अल्फा अमीनो एसिड, उसके बीच में और कितने इंटरमीडिएट बने, दिस ऑल इंटरमीडिएट व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोटीन इनटू द अल्फा अमीनो एसिड, दिस कॉल्ड एज द डिराइव्ड प्रोटीन्स। आप उन्हें डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। अब डेफिनेशन लिख देते हैं सिंपल प्रोटीन्स की कि द प्रोटीन व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, बोलो क्या? ओनली द अल्फा अमीनो एसिड, सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड मिले तो आप उन्हें सिंपल प्रोटीन्स कहेंगे। जैसे कैरेटीन जो कि हेयर नेल्स और के अंदर होता है, अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो एसिड। जैसे ग्लूटिनिन जो व्हीट के अंदर होता है, गेहूं में, अगर इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो एसिड। ऑक्सीजनिन जो राइस के अंदर होता है, अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड। तो दीज आर दी सिंपल प्रोटीन जिनकी हाइड्रोलाइसिस से सिर्फ और सिर्फ हमें अल्फा अमीनो एसिड मिले। जैसे एल्बुमिन जो व्हाइट ऑफ एग के अंदर होता है, इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। अब नेक्स्ट कंजुगेटेड प्रोटीन्स, ये कौन है? विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स ए नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट।
जो हमें नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट भी दे दे, और उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, अलोंग विद द अल्फा एमिनो एसिड। मींस प्रोटीन है तो अल्फा एमिनो एसिड तो हमें मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट मिल जाए, दैट नॉन प्रोटीन पार्ट में विद बायोमोलिक्यूल, वो कोई बायोमोलिक्यूल, वो विटामिन मोलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई मेटल आयन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट के प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके कोफैक्टर भी होते हैं और कोएंजाइम भी हो सकते हैं। वो हम अलग से लेक्चर आपको दे चुके हैं पहले, ये कोएंजाइम का पार्ट है, वो कंप्लीट लेक्चर आपको दिया जा चुका, वहां पे वो अपना जाके देख सकते हैं, कंप्लीट डिटेल है वहां पे, आपके इंजाइम्स के बारे में भी पूरा पढ़ाया जा चुका है। तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन की डेफिनेशन होगी। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, नाम से पता चला न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन, मीन्स इसके अंदर एक तो प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट तो प्रोटीन हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट कौन हो गया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन हो गई। ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे पता चला ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, प्लस प्रोटीन पार्ट तो है ही। जैसे क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन मीन्स इसके अंदर एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो कौन हो गए, जैसे कलर, क्रोमा का मतलब कलर होता है, जिसकी वजह से कलर आएगा। कलर कौन देते हैं, आपके वो एलिमेंट, जैसे आपने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था, जिनके पास डी ट्रांजिशन होती है। कोई और फैक्टर भी है जो हम पहले से आपको पढ़ा चुके होते हैं। तो मीन्स क्रोमोप्रोटीन, जिसके अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, वो यहाँ पे मेटल आयंस है, जैसे आपके आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, और साथ में प्रोटीन पार्ट तो होगा। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम का मतलब बोलो क्या है, आयरन, हीम का मतलब क्या है यहाँ पे, आयरन, मीन्स दैट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोटीन पार्ट, दैट इज द ग्लोबिन। ऐसे ही हम आपको बता दें, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, ये तो हमारे ब्लड के अंदर होता है, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मैंने बताया था। ऐसे ही देखो, जो एक बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं ना, जब वो आपके क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो काफी देर तक फ्लाई क्यों करते रहते हैं, वो थकते क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनके ब्लड के अंदर क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट होती है वो मायोग्लोबिन होती है। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेता है, मींस बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को धीरे धीरे रिलीज करता है, स्लोली रिलीज करता है। हीमोग्लोबिन आपकी बॉन्ड तो बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं होती, मींस एक्सचेंज फास्ट होता है यहाँ पे, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जहां पे रिक्वायरमेंट थी एकदम रिलीज कर दिया ऑक्सीजन। लेकिन बर्ड्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे मायोग्लोबिन की अमाउंट ज्यादा होती है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेता है, उसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से स्लो स्लो रिलीज होती है, और वो काफी देर तक उड़ते रहते हैं, क्योंकि स्लो रिलीज मीन्स धीरे धीरे वो ऑक्सीजन को लेते रहते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। आपके अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपके जो मेटल आयन है वो कौन है हीमोग्लोबिन में, तो आयरन इज द आंसर। ऐसे क्लोरोफिल, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, क्लोरोफिल के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कौन है, वो आपका मैग्नीशियम है। बोलो कौन हो गया, वो मैग्नीशियम। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। जैसे फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन में प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट कौन हो गया, फास्फोरिक एसिड आपका हो गया। तो ये डिफरेंट आपने कंजुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में इनके डिफरेंट एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन कौन थी, जैसे आपको बताया था इंटरमीडिएट, the intermediates which are formed during the hydrolysis of the simple or the conjugated proteins into the alpha amino acid। जब आपके जो प्रोटीन है अल्फा एमिनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जब हम उनकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इधर विद द एसिड और द एल्कली और विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, तो जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं आप उन्हें कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। जैसे जैसे प्रोटीन है आपके पास, देखो प्रोटीन की हमने क्या की, हाइड्रोलाइसिस, लास्ट में देखो हमें क्या मिलेंगे, देखो ये मिलेंगे अल्फा एमिनो एसिड। लेकिन जैसे प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन है, पॉलीपेप्टाइड जो लंबी चेन है, तो जैसे वो लंबी चेन प्रोटीन की, उसमें से अमीनो एसिड अलग होने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू द ब्रेकिंग, ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड फर्स्ट टूटा, सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ब्रेकडाउन एंड सो ऑन, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर में मिलती है उन्हें आप कहते हैं प्रोटियोसिस। उससे और भी छोटी स्ट्रक्चर बन जाए तो उन्हें कहेंगे पेप्टॉन्स, और भी छोटी हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड, और भी छोटे हो जाए तो लास्ट में हमें अल्फा एमिनो एसिड ही मिल जाते हैं। तो प्रोटीन और अल्फा एमिनो एसिड के बीच में कौन सी चीज और बनी थी, प्रोटियोसिस, पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड, दीज कॉल्ड डिराइव्ड प्रोटीन्स, इन्हीं को आप डिराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ पे लिखा, बोलो इनमें डिराइव्ड प्रोटीन्स कौन है, प्रोटियोसिस आर डिराइव्ड प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स आर डिराइव्ड प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स आर डिराइव्ड प्रोटीन्स। रिएक्टेंट कौन था, प्रोटीन्स। फाइनल प्रोडक्ट कौन था, अल्फा एमिनो एसिड। तो इनिशियल रिएक्टेंट प्रोटीन्स और फाइनल प्रोडक्ट अल्फा एमिनो एसिड, उनके बीच में जितने भी इंटरमीडिएट बने, ऑल दीज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द डिराइव्ड प्रोटीन्स, आप इन्हें डिराइव्ड प्रोटीन्स कह देते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं अपनी अगली क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स की।
कि डाइट के बेसिस के ऊपर, कि जो खाना हम खाते हैं क्या उसके अंदर सारे के सारे एमिनो एसिड हैं या नहीं है हमारी डाइट के अंदर। ऑन दैट बेसिस द प्रोटीन्स में बी द कंप्लीट प्रोटीन और द इनकम्प्लीट प्रोटीन। प्रोटीन दो टाइप की हो सकती है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। अगर हम ऐसी डाइट ले लें जिसे जैसे बैलेंस डाइट कहते हैं, तो उस डाइट के अंदर देखो हमें कितने एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फुल ग्रोथ, फॉर द फुल मेंटेनेंस, आपकी हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, हमारी जो लाइफ है वो आपकी कंटिन्यूअसली अच्छे से आपकी चलती रहे, तो उसके लिए हमें कितने एमिनो एसिड की जरूरत होगी, दैट इज 20 एमिनो एसिड। तो 20 एमिनो एसिड हमें जिस प्रोटीन के थ्रू मिलेंगे उसे कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन्स। तो कंप्लीट प्रोटीन कौन होती है? द प्रोटीन विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड इन राइट प्रोपोर्शन इन द ह्यूमन डाइट, इन द बैलेंस डाइट इज कॉल्ड एज द कंप्लीट प्रोटीन। जैसे जो मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये दे कंटेन, दे प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड, तो इसलिए इनको कंप्लीट प्रोटीन्स कहा जाता है। इनकम्प्लीट जिसे हम ले लें लेकिन हमें सारे के सारे एमिनो एसिड ऑब्टेन ना हो तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। मींस द प्रोटीन व्हिच आर डेफिशिएंट इन वन और मोर एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड एज द इनकम्प्लीट प्रोटीन। जैसे जो प्लांट प्रोटीन्स होती हैं दे आर जनरली इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, अगर हम राइस ले तो राइस के अंदर ये दो एमिनो एसिड नहीं होती, दैट इज द लाइसिन और सेकंड वन इज द थ्रियोनिन। ये दो एमिनो एसिड आपके राइस के अंदर नहीं होती, तो राइस इज डेफिशिएंट इन दीज टू एमिनो एसिड, दैट इज द लाइसिन एंड द थ्रियोनिन। सिमिलरली जो कॉर्न होता है, कॉर्न इज डेफिशिएंट इन दीज टू एमिनो एसिड, दैट इज द लाइसिन एंड द ट्रिप्टोफैन। ये कॉर्न के अंदर अब्सेंट होते हैं, ये प्रेजेंट नहीं होते, तो कॉर्न इज डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड द ट्रिप्टोफैन। व्हीट इज डेफिशिएंट इन लाइसिन। आपने क्या देखा, चाहे आप देखो राइस लें, कॉर्न लें, व्हीट लें, इन ऑल दीज द लाइसिन इज अब्सेंट। जो एमिनो एसिड लाइसिन वो अब्सेंट होती है, तो इसलिए हमें डाइट के अंदर चाहे हम राइस खाएं, कॉर्न खाएं, व्हीट खाएं, अकेले इसके साथ कोई हमें एक ऐसी डाइट जरूर लेनी होगी जिसके अंदर लाइसिन जरूर हो। तो वो आखिर है कौन? देखो अगर हमारे पास जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे चने दाल जो होती है, अगर आप उनको देखो ऐसे बाहर निकाल दें, उनकी रूट्स को बाहर निकाल के देखें तो आप देखेंगे उनकी रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स लगे होते हैं। आप बड़े ध्यान से देखना, मान लीजिए देखो ये आपके, ये हमने दिखा दिया, देखो मान लीजिए रूट्स है उस प्लांट की, यहाँ पे देखो ऐसे आपको गांठ दिखाई देंगी, नोड्यूल्स दिखाई देंगे ऐसे, देखो इस टाइप से। इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नोड्यूल्स के अंदर कौन होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि एरियल नाइट्रोजन होती है। जो बोलो का कौन सी नाइट्रोजन होती है? एरियल नाइट्रोजन जो होती है, तो वो एरियल नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ताकि जो प्लांट है नाइट्रोजन को क्या कर सके, ग्रास कर सके, वो उसको नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सके। तो उसको यूटिलाइजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो बैक्टीरिया, जो प्रेजेंट किस में होते हैं? जो कि आपके इन नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा ना जिसे कहते थे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों करते थे? बताओ क्यों करते थे क्रॉप रोटेशन? इसलिए तो करते हैं ना, ऐसा तो आप कभी नहीं करते ना कि आपके पास जो आपका लैंड है उसके अंदर आप कंटिन्यूअसली सिर्फ व्हीट ही लगा देते हैं या राइस ही लगा देते हैं, दूसरी फसल आप लगाते ही नहीं, तो उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मीन्स पहले एक फसल लगाएंगे तो जिसकी वजह से जो उनकी रूट्स हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, बिल्कुल देखो रूट से तो आप कभी नहीं फाड़ते, आपने देखा भी होगा, चाहे आपके गेहूं हो, क्या आप उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ लेते हैं? बिल्कुल नहीं, आप ऊपर से कटाई करते हैं उनकी, उनकी रूट्स वहीं पे रह जाती है। मीन्स उनका जो कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है वो वही आपके अर्थ के अंदर रह जाता है, फिर आप उनको फाड़ते भी नहीं है। आप जैसे गवर्नमेंट भी कहती है पराली को ना जलाएं, हम उनको जलाते भी नहीं है। नहीं तो क्या होगा, जो भी आपके यूजफुल बैक्टीरिया है जो वहां पे प्रेजेंट है लैंड के अंदर, वो आपके डिमिनिश हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। वो भी तो चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो नेक्स्ट आपकी क्रॉप आने वाली है। फिर नेक्स्ट क्रॉप हम क्या करते हैं, जैसे एक बार गेहूं उगा लिए, उसके बाद जैसे हम लेगुमिनस प्लांट भी लगा देते हैं, तो जिससे क्या होगा, आपने मैंने अभी जैसे बताया था व्हीट के अंदर क्या है, लाइसिन नहीं है, लेकिन लेगुमिनस प्लांट के अंदर लाइसिन होती है, इनमें मिथ्योनिन नहीं है। इसलिए हम, जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी, मैंने पहले ही बताया था अमीनो एसिड वाले लेक्चर के अंदर, कि दाल रोटी खाएं पर भूखे गुन गाएं। उसका मतलब क्या होता है कि दाल खाएंगे तो क्या होगा, दाल के अंदर वो सारी अमीनो एसिड है मिथ्योनिन को छोड़ के, रोटी खाएंगे तो रोटी के अंदर सारी अमीनो एसिड है लाइसिन को छोड़ के। अगर दाल और रोटी दोनों इकट्ठी खा ले, मीन्स आप व्हीट भी ले लें यहाँ पे, और व्हीट के साथ साथ आपने क्या ले लिया, लेगुमिनस प्लांट भी आपने खा लिए, तो उससे क्या होगा, आपको सारी की सारी कंप्लीट जो 20 अमीनो एसिड है वो आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। तो इसलिए ये फेमस कोटेशन थी, दाल रोटी खाएं प्रभु के गुण गाएं, उसका भी साइंटिफिक मीनिंग है यहाँ पे, जैसे अभी आप देख पाए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो डेफिशिएंसी हो जाए इन प्रोटीन्स की, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिजीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई ना कोई डिजीज। इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स, जिसमें हमने इनकी क्लासिफिकेशन मेन देखी यहाँ पे कि जो प्रोटीन्स होती हैं इनको हम डिफरेंट वेज से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने क्लासिफिकेशन देखो डिफरेंट वेज में क्या क्या देखी, 3 टाइप से आपने क्लासिफिकेशन देखी थी। एक आपने उनके शेप के बेसिस के ऊपर देखी थी, क्या थी, जैसे आपके जो लीनियर टाइप की जो स्ट्रक्चर थी फाइब्रस प्रोटीन, और जो स्फेरिकल थी वो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सेकेंड आपने देखा कि जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं प्रोटीन की तो हमें क्या मिले, मीन्स आपके सिंपल प्रोटीन जिससे सिर्फ हमें अल्फा एमिनो एसिड मिलते हैं, आपके कंजुगेटेड प्रोटीन जिसमें अल्फा एमिनो एसिड के साथ साथ हमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है, डिराइव्ड प्रोटीन मींस प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें अल्फा एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट हो, उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, वो आपके डिराइव्ड प्रोटीन्स थे। लास्ट में हमने आपको बताया कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जैसे फिश, मीट, आपके जो खाते हैं मिल्क जो आप लेते हैं, दे आर द कंप्लीट प्रोटीन, जिसको लेने से हमें और सारे के सारे 20 एमिनो एसिड हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसके खाने से हमें सारी की सारी कंप्लीट 20 एमिनो एसिड हमें नहीं मिलते। तो जो आपके प्लांट होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रहती है किसी ना किसी एमिनो एसिड की। सो दैट इज all about the today's lecture on the introductory part of the proteins and the classification of the proteins. Thank you.